आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है इस्मत चुगताई जी द्वारा लिखित कहानी खिदमतगार। कितनी दफ़ा तुमसे कहा है कि भाई जल्दी आया करो, मगर सुनते ही नहीं। मैंने पिछली सीट पर किताबें पटक कर कहा। 1.5 घंटे से पागलों की तरह टहल रही हूँ। गज़ब, खुदा का 2:30 बज रहे हैं। खुदा की कसम, आज अब्बा से ज़रूर कहूँगी कि बहादुर से वक्त पर मोटर नहीं लाई जाती तो मेरे लिए दूसरा इंतज़ाम करें। और मैं किताबें सरका कर बैठ गई। तो सरकार नाराज़ क्यों होती हैं? कल ज़रा जल्दी लाया तो फरमाया इतनी जल्दी ले आता है, मैं लाइब्रेरी में पढ़ भी नहीं पाती। बहादुर ने बदतमीज़ी से मेरी नकल करते हुए कहा, चुप रहो, तो गलती करते ऊपर से टर्राते हो। मैंने झिड़क कर कहा, इतना गुस्सा करेंगी तो सूख कर कांटा हो जाएंगी। बहादुर ने नसीहत से उंगली हिलाकर कहा, देखो बहादुर, ज़्यादा बकबक मत करो। मैंने गुस्से को कायम रखने की कोशिश की। तो फिर आप गुस्सा क्यों होती हैं? ऐसा बुरा मुंह लगने लगता है। तुम्हारी भला से। उसने इतरा कर नकल उतारी। मुझे हंसी आने लगी। आप तो हमारे गुस्से के पीछे जा बैठी, आगे आइए ना। उसने खिड़की खोलकर हुक्म दिया। नहीं, चलो बकबक ना करो, जहाँ मेरा दिल चाहेगा बैठूंगी। अच्छा तो फिर चला लीजिए खुद, हमसे नहीं चलती। उसने निहायत लापरवाही से खिड़की से सहारा लेकर कहा। बहादुर, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम नौकर हो। मैं आज लड़ने पर तुली हुई थी। तो लीजिए, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, बस। वो मोटर से उतर कर ज़मीन पर उकड़ू बैठ गया और लापरवाही से दूसरी तरफ देखने लगा। बहादुर, बदमजाकी मत करो, मुझे वाकई गुस्सा आ रहा है। मैंने झल्लाकर कहा। वाकई? उसने हंसकर मजाक उड़ाया। बहादुर, सीधी तरफ मोटर चलाते हो या? तो फिर आगे आइए ना। अच्छा कसूर हुआ, लीजिए पैर छूता हूँ। आपका फूला हुआ मुंह देखकर सचमुच मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं और मोटर उलट जाती है। और नहीं, आज मैं पीछे ही बैठूंगी। मैंने सुलह पर रजामंद होते हुए कहा। नहीं, आज आप आगे ही बैठेंगी, अब मुआफ़ी जो मांग ली है। उसने खुशामद से कहा। मैं उतर कर आगे बैठ गई। अगर आप आगे न बैठती तो मैं मोटर थोड़े ही चलाता। वो शरारत से मुस्कुराया। बहुत बेहया हो, मैंने कहा। कौन? उसने ऐसे कहा गोया वो खुद मुझे बेहया समझता है। बदतमीज़, मैं आज ज़रूर अब्बा से कहूँगी कि तुम कभी वक्त पर नहीं आते। मैंने अपनी हंसी रोकने और बात टालने के लिए कहा। तो फिर खुद ही मोटर चलाना सीख लीजिए ना, यूँ आती हैं यूँ। उसने चुटकी बजाकर कहा। सीखूंगी ही, मैंने तवज्जुही से फैसला किया। तो फिर सीखिए ना, आज ही से शुरू करिए। चलो जुबली पार। उसने मोटर मोड़कर कहा। क्या वाकई 2 रोज़ में सिखा दोगे? मैंने इश्तियाक यानी उत्सुकता से पूछा। और क्या, देरी कितनी लगती है? मगर यूं थोड़ी, पहले शेर भर मिठाई। उसने सर हिलाते हुए कहा। मिठाई विठाई का झोल है, यूं ही सिखाओ। खूब भाई, वाह। तो फिर सिखाना भी झोल है। अच्छा सौदा है, ऐसी मुफ्त की मोटर किसी और से सीखिए। उसने अकड़ कर कहा। अच्छा अब इतराओ नहीं, वरना अब्बा से कह दूंगी, वो जूते लगेंगे कि याद ही करोगे। मैंने धमकी दी। अच्छा ये है, तो फिर यही सही, जाइए कर दीजिए। 100 दफ़ा शिकायत, नहीं सिखाते। तो इतना अकड़ता क्यों है? अच्छा चल, मिल जाएगी मिठाई, सिखाओ तो। मैंने व्हील पर हाथ रखकर कहा। तो फिर खैर सुनिए तो, मेरा वादा कुछ वैसा है। उसने कुछ बेएतबारी से कहा। बदतमीज़, तुझे मेरा एतबार नहीं? और जो नहीं फिर देखो किधर घुमाऊं। मैंने बात टालने के लिए व्हील पकड़कर कहा। सीधी तरफ। अरे रे रे रे, ये मुंह से निकला और मोटर बार बाल तार के खंभे से टकराते टकराते बची। सीधी सड़क पर जा रही हैं और मोड़ने की कैसी जल्दी है? उसने मजाक उड़ाया। अच्छा लीजिए संभालिए, उसने अलग होकर कहा। मेरे हाथ कांपने लगे। मोटर की स्पीड बढ़ी और हवा साए साए करके मेरे दिल में उतरने लगी। बहादुर, अरे, मैंने तकल्लुफ़ से कहा। अरे पकड़ो। आप ही पकड़िए, हाँ ज़ोर से। अरे भागी। वो ज़ोर से हंसा। मोटर की स्पीड बढ़ी और मैं घबराहट में चिल्लाने पर मजबूर हुई और एक ज़ोर का झटका लगा। मोटर उलटते उलटते बची। बहादुर ने एकदम ब्रेक दबा दिया था।
मैंने हाथ हटा लिया और वाकई गुस्सा होकर बैठ गई। मुझे पसीना आ गया था। अच्छा लीजिए लीजिए, अब नहीं, उसने खुशामद से कहा। चलो घर सीधे, मैंने गुस्से से हुक्म दिया। अब चलाइए ना, इसमें डरने की क्या बात है। इसी बिरते पर मोटर चलाएंगी? उसने मोटर घर की तरफ मोड़कर कहा। और चलाएं कैसे? जैसे लौट ही तो गई ना, बहुत चली आपसे मोटर। बहादुर हंसता और मैं खिसियानी होकर अंदर चली गई। अरे बंधु, बहादुर ने माली को पुकार कर कहा, बीबी को मोटर चलानी आ गई। और वो लंबा कहकहा लगाकर मोटर गैराज में ले गया। जरा सोचिए, एक जलील नौकर जो छोटी उम्र में हमारे यहाँ रहा, दिन भर पिटता, बर्तन मांजता, जूते साफ करता, ज़रा बड़ा होकर छोटे मोटे कामों के लिए ड्राइवर की खिदमत अंजाम देता, और ये दिमाग। वजह यह है कि मुझे और भैया को सिवाय बहादुर के कभी कोई दोस्त नसीब नहीं हुआ। चुनांचे हमने हमेशा उसके नखरे बर्दाश्त किए। भैया तो जल्दी स्कूल में बोर्ड हो गए और बहादुर ने मुझ पर रौब जमाना शुरू किया। हर बात में उसकी ही वर रहती। रूठ जाता तो एक बात करने वाला ही हाथ से जाता। अब्बा दूसरे अब्बाओं की तरह हमसे कभी लाड़ प्यार न करते थे। ऐसे बहादुर को खुद उन्होंने सर पर चढ़ा रखा था। कभी अगर मैंने शिकायत की भी तो हंसकर टाल दिया। छुटपन में तो अगर कभी मैं भूले से बहादुर को मार देती तो वो तड़ाक से चाटा मारता कि मुंह फिर जाता। अब्बा को फक्र था, वो मुझको डांटते, तू पहले क्यों मारती है? और बहादुर का जब जी चाहता छुप छुप कर मुझे खूब ठोंकता। भैया से भी वो बराबर की ही बर्ताव करता। अब तक जब वो कॉलेज से आते हैं तो दोनों में घुल मिल कर बातें होती हैं और मालूम ही नहीं होता कि वो आका है और वो नौकर है। मोटर सीखते दिनों की बजाय हफ्ते हो गए। सिवाय लड़ने और सब्र करने के मोटर सीखते वक्त और कुछ न होता। कभी सोचती भाड़ में जाए, टांगी में कॉलेज चले जाया करूँगी, मोटर ना हुई मुसीबत हो गई। मगर फिर बहादुर सब्ज बाग दिखाता और मैं चक्कर में आकर सीखने को तैयार हो जाती। बहादुर को हर बात में दखल देने का हक है। पढ़े न लिखे, टूटी फूटी उर्दू आती है, उस पर ये जोर कि उर्दू का अखबार घर में आना ही चाहिए। जहाँ मैं और अब्बा अपनी संजीदा बहस शुरू करते, बहादुर अपनी बदतमीज़ राय पास करना शुरू कर देता। मेरी बात को काटता और मैं जल जाती। मगर अब्बा कहते, ये खूब सियासियात को समझता है, इसे उल्लू न समझो। बहुत हंसी आती जब बहादुर साहब, मौला बहिश्ती, नन्ना धोबी और नन्नू चमार के लड़के और मस्जिद के मौलवी साहब के बीच में टूटी हुई ईंट पर बैठकर चीन और जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा ताल्लुकात पर राय जनी फरमाते। ऊट पटांग, झूठ सच वाक़ियात पर रोशनी डाली जाती। नन्नू नौजवान लड़का खुदकुशी और फरारी के वाक़ियात जो उसे मुँह ज़बानी याद होते थे, निहायत जोशीली आवाज़ में सुनाता। मौला को हमेशा हिंदू मुसलमानों की आपसी जंगों का जिक्र सुनने में मज़ा आता। उसका बस न था, नहीं तो वो हिंदुओं को पीस डाले। सिर्फ बहादुर हिंदू था मगर उसे फसादों से दिलचस्पी न थी। दूसरे, वो मौला के तगड़े तगड़े बाजू देखकर ज़रा खुश मिजाज ही रहना पसंद करता था। एक दिन मैं अखबार पढ़ रही थी कि बहादुर कमरा साफ करने आया। अखबार को ताक झांक कर देखना उसकी आदत है। उसके फटे हुए अखबार में तस्वीरें नहीं होती और इस वजह से उसे मेरे अखबार में झांकने के लिए नर्म होना पड़ता है। ये कौन है? वो एक तस्वीर देखकर बोला। ये एक लीडर है। मैं नेकी के दम में थी। लीडर, ये लफ्ज़ उसके अखबार में कम आता था। हाँ, मैंने मुख्तसर तौर पर कहा। बहादुर की गरज अटकी थी, मुझे मालूम हो गया। तो ये लीडर कौन होते हैं? ये तो जानवर लगता है। चुप बदतमीज़, ये बहुत बड़ा आदमी है, कोई 5-6 गज का। बेवकूफ़ हो तुम। वैसे ही तो नहीं जैसे लीडर साहब यहाँ आते हैं। कौन? वही जो परसों भी आए थे। वो लीडर थे बेवकूफ़, ये लीडर हैं। अच्छा, उसने बिल्कुल न समझकर कहा। ये रहनुमा अर्थात मार्गदर्शक हैं। अच्छा, ये रहनुमा कुतुबनुमा। वो इतराने लगा। तुम इसे नहीं जानते? नहीं, तुम्हारे अखबार में कुछ नहीं लिखा? उसमें ऐसे बेहुदा लोगों का कहाँ जिक्र। 2 तो वर्के होते हैं सारे अखबार में, ज़्यादातर तो बस गज़लें ही होती हैं।
आता भी बहुत दिनों में है। कैसी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के जाहिल अपने लीडर को नहीं जानते। मैंने अफसोस जताते हुए कहा। तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती जो इन नुमा साहब के पास जाऊं। चौराहे तक तो जाने की मोहलत नहीं मिलती। तुम जैसे उसके पास जा भी बहुत सकते हो। मैंने हंसकर कहा। क्यों, क्या वो 7 तालों में रहता है क्या? जी, वो तुम जैसे टटपूजिए से ज़रूर मिलेगा। हम टटपूजिए काहे से हैं, ये देखिए, बहादुर ने ज़रा सीधे खड़े होकर कहा। वो बहुत बड़ा आदमी है, दूर से देख लेना ही उसे बहुत गनीमत है। तुम्हारी तो वहाँ तक रसाई भी नहीं होगी। ऐसे उसमें कौन से लड्डू लगे हैं जो हम खा जाएंगे? दिमाग क्यों दुखाते हो? क्या बहुत रुपया पैसा है? बहुत। दूसरे इन्हें रुपए पैसे की परवाह भी नहीं, खद्दर पहनते हैं। तो इसमें क्या हुआ? ननुआ चमार हमेशा से खादी पहनता है और मौला भी एक तहबंद में 6 महीने गुजार देता है। हम भी सरकार और भैया की उतरन पहनते हैं। तुम, ननुआ और मौला तीनों गधे हो। ये तो पूरी कौम की खिदमत करते हैं। गरीबों का इन्हें बड़ा दर्द है। अरे, और हम कौन खिदमत नहीं करते? सुबह से जो जुट जाते हैं तो शाम को कहीं 10 बजे छुट्टी मिलती है। मौला की कमर पानी भरते भरते टेढ़ी पड़ गई। ननुआ के हाथ चमड़ा छीलते छीलते घिना गए। अब और कौन सी खिदमत ये लीडर करते हैं? जी, तो जनाब का क्या ख्याल है कि ननुआ, मौला और आप तीनों लीडर हैं? ज़रूर, मैंने हंसकर मजाक उड़ाया। तुम लोग गाय बैल की तरह काम करते हो और ये लीडर लोग कौम की खातिर कैद में जाते हैं, लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं। उनकी भलाई के लिए कोई अगर जान तक मांगे तो जान तक दे देंगे। तो कोई मौलवी हैं, ऋषि हैं, क्या हैं? ये ऋषि और ये मौलवी सब ढोंग मचाते हैं। ये तो रहनुमा है। अरे कुछ बताइए तो कि ये कौन होते हैं? जैसे जैसे वो जो तुझे याद है लखनऊ में जुलूस निकला था, वो लाट साहब का। अरे हट, वो जो अमीनाबाद, वो जो पीपा शाह जी ने पंखा चढ़ाया था दरगाह पर। मैं थप्पड़ मार दूंगी जो टेटे करे जाएगा। जा, नहीं बताती। तो फिर बताती नहीं, डांटे जाती हैं। अरे जब वो कौमी झंडियाँ लगी थीं, वही तो लाट साहब वाला था। सारे में रोशनी ही रोशनी थी। ऐसी रौनक लगी थी कि क्या कहना। मनो फूल लोगों ने डाले थे। नहीं, उन कमबख्त अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क को लूट लूट कर नाश कर दिया। गरीबों का पेट काट कर इस्तकबाल के लिए रुपया जमा होता है और 2-4 उम्दा उम्दा सड़कें साफ करके और सज़ा के उनमें से उन्हें गुजरवा दिया जाता है। बड़े हमारे मुल्क पर हुकूमत करते हैं कमबख्त कहीं के। मैंने जोश से कहा। और ये लीडर क्या करते हैं? ये भी तो झंडियाँ लगा कर, सड़कें झड़वा कर और हार फूल पहनकर जुलूस निकाल देते हैं। बहुत हुआ तो कुछ बोल दिए, दे तालियां पड़ी पीट रही हैं। समझ में खाक नहीं आता कि क्या कह रहे हैं। तुम बेवकूफ़ों की समझ में क्या आएगा? तो फिर आप जैसे, वो हंसा। तो फिर ये बेवकूफ़ों के लीडर नहीं? नहीं, और ना बद तहजीब लोगों के। मैंने जल कर कहा। तो फिर हमें क्या ज़रूरत जो हम इन्हें कौड़ी भर भी धारें? भाई, हमारा भी कोई लीडर होता। तुम तो समझते ही नहीं। तो फिर समझाइए ना, उसने आजिज़ होकर कहा। ये लीडर गरीबों के हमदर्द हैं। तुम्हारे पीपा शाह और मदारी शाह तो ठग हैं, लूट लूट कर अपना घर भरते हैं। और ये तो गरीबों की रोज़ी की कोशिश करते हैं, उन्हें हकूक़ दिलाते हैं। पीपा शाह के तो यहाँ आए दिन लंगर बंटता है। बहादुर ने दलील पेश की। लो, पेट भरे क्यों पहुँच जाते हैं? अब मैं ना पहुँच पाऊँ, आप न चली जाएं। बहादुर बोला। तुम समझ ही नहीं सकते, मैंने आजिज़ आकर कहा। और जो कहता हूँ समझिए तो सुनती ही नहीं। क्या समझाऊँ, कूड़ मगज़? भाई, ये हमारे हुकूक दिलवा रहे हैं, हमें गवर्नमेंट की नौकरियाँ दिलवाएंगे, हमारे लिए सीटें रिज़र्व कराएंगे। मैंने समझा ही दिया। सीटें? कैसी? रेल की? बहादुर बोला। गट्ठल भाई, हट, मैं तुझे नहीं समझा सकती। अरे भाई, सीटें, कैसे बताऊँ? असेंबली में सीटें। अच्छा, अब मैं समझा। बहादुर ने समझने की कोशिश छोड़ते हुए कहा। अच्छा, तो सबको डिप्टी कलेक्टरियाँ मिला करेंगी। और क्या, तब तो मज़ा है। मैं भी डिप्टी कलेक्टरी में नाम लिखवाऊँगा। जूते लगेंगे, मैंने हंसकर कहा।
जी बहुत जूते लगे, और ननुआ का लड़का 9वीं दर्जे में पढ़ता है, वो तो ज़रूरी डिप्टी बन जाएगा। तुम और तुम्हारे ननुआ और मौला ही तो डिप्टी बनने के लायक हैं। ज़रा सी गिरह में भी रखते हो, डिप्टी बनोगे। क्यों भाई, इसमें क्या है? थानादारी तो मैं ऐसे ही करूं कि क्या बताइए। भला तुम जो न जाने धन्य होकर चला है, और ननुआ चमार मजिस्ट्रेट बनेंगे। अच्छा, तो फिर हम लोगों का जिक्र नहीं, और ये गांधी जी जो हमारे हैं वो क्या कर सकते हैं? मजबूर हैं। भला कैसे एक रिजियल आदमी को ऊंचे ओहदे दे दिए जाए, तुम ही सोचो। तो फिर क्या? तो फिर ये नौकरियां भी सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही ले रहे हैं। लो भाई, अभी रोटी कपड़े का ठिकाना भी नहीं हुआ और नौकरियां भी ना मिले तो ये कैसे लीडर? इनसे अच्छे मदारी शाह हैं जो खाना कपड़ा दें और फिर उनका कहना कर लो तो जन्नत में अलग जाओ। बहादुर ने जली आवाज़ में कहा, बस खाना कपड़ा ही तो ज़रूरियात नहीं है। इन जलील ख्वाहिशात से बुलंदो आला और भी तो ख्वाहिशात हैं। ये ज़रूरतें तो सिर्फ हैवानों को हैं कि पेट भर लिया और भट्टे में सो गए। वाह, आप भी क्या कह रही हैं? है, जब पेट भर के खाना न मिलेगा तो कोई जिएगा क्यों कर? जानवरों के चरने के लिए घास तो है और सोने को भट्ठे तो हैं। बहुत से गरीबों को तो ये भी मैसर नहीं है। जानवरों को एक एक करके दर पर भीख तो मांगनी नहीं पड़ती। मैं खिसियानी हुई जा रही थी। ये बहादुर बड़ा हुज्जती है, ये एक बात के पीछे पड़ जाता है। गरीबों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। मैंने फिलासफी छांटी। न किसी बात का गम न कर, मज़े से खुली हवा में झोंपड़े में रहते हैं। रूखी सूखी मिलती है मगर चैन से, कपड़ों की फिक्र भी नहीं सताती। बड़ी अच्छी है गरीबों की ज़िंदगी, आपको क्या मालूम? उनको ये रूखी सूखी भी किन मुसीबतों और फिक्रों के बाद मिलती है। ज़मींदार का जूता सर पर रहता है। कैसी बातें करती हैं भाई, खूब खुली हवा में मज़े से रहे। ज़रा आप तो 2 रोज़ मज़े उठाकर देखें, आंखें खुल जाएं। आप समझती होंगी झोपड़ी भी कोई सरकार का दौरे वाला डेरा है जो कि अंदर मज़े से मेज कुर्सी जमी हुई और नौकर लगे हुए हैं। झोपड़ी में भला भल तो पानी भरता है और दुनिया भर के कीड़े मकोड़ों का डर। उस पर न बिस्तर न तकिया। खूब। बहादुर की आंखें चमकने लगी। मेरी आदत है बहादुर की दलीलों से चाहे कितनी ही कायल हो जाऊं, मगर कहती अपनी ही रहती हूँ। मैंने बात टालने के लिए कहा, तुम तो हो जाहिल लट, तुमसे कौन मगज मारे। पढ़ो लिखो तो दुनिया में कदर बढ़े। तो फिर आप पढ़ाती क्यों नहीं? उसने ज़िद की। देखिए, फिर मेरी भी कदर बढ़ जाएगी। उस दिन की बहस इस बात पर ख़त्म हुई कि अगर बहादुर ईमानदारी से मुझे मोटर चलाना सिखाएगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगी। अभी चंद रोज़ ही पढ़ते शुरू हुए थे कि बहादुर को अपनी कद्र बढ़ जाने का गुमान पैदा हो गया। बजाय नीचे बैठ के खाने के कमरे से कुर्सी लाकर बैठ गया और किताब के वर्क की तन्मयता से उसको उलटने लगा। उठो यहाँ से, मैंने उसका कान पकड़कर कहा। क्यों, क्या कुर्सी पर बैठना बुरा है? उसने आंखें फाड़ कर कान छुड़ाते हुए कहा। हाँ, और मैं कुर्सी पर दराज होकर लेट गई। उठो यहाँ से, बहादुर ने आहिस्ता से मेरे कान छूकर कहा। मैंने उसके एक थप्पड़ लगाया। बदतमीज़, आप ही ने तो कहा था कि कुर्सी पर बैठना बुरी बात है, लेके ऐसे ज़ोर से मेरे कान मरोड़े। तुम नौकर हो फिर कुर्सी पर चढ़कर बैठते हो? क्या नौकरों के कान चमड़े के होते हैं? बड़ी आप तो गांधी जी की चेली बनती हैं। अल्लाह कसम, अब तक कान दर्द हो रहा है। तो क्यों गधापन करते हो तुम? क्या किया मैंने? तुम फिर इतने गंदे क्यों रहते हो? ज़रा अपने हाथ तो देखो, जैसे बैल के खुर। मैंने बात पलटी। क्या करूं, सारी उम्र बर्तन मांजते जूतों पर पॉलिश करते गुजरी। ये देखिए कैसे गड्ढे पड़ गए हैं। अब मोटर का काम कुछ कम गंदा है? तुम्हारी रूह ही गंदी है। मैंने फैसला किया। कपड़े देखो, जैसे साफ ही, अर्थात पोंछा। इतने से रुपए, अम्मा बहन और उसके 5 बच्चे, इतने कपड़े कहाँ से बनाऊं? और ये जो बाल झबरे कुत्तों की तरह आंखों पर पड़े हैं ये? मैंने उसके सर के सूखे सुनहरी बालों को पकड़कर हिलाया। और जो मांग पट्टी करूं तो सरकार जूते मारकर निकाल दे। जो सर मुड़वाऊं तो भैया वो टिप्पे लगाएं कि भेजा निकल पड़े। दूसरा, ऐसी फिक्रें लगी रहती हैं कि जी नहीं चाहता। उसने बड़ी संजीदगी से कहा। तुम पढ़ोगे भी या मेरा सर ही खाए जाओगे? वो खामोशी से पढ़ने बैठ गया।
रशीद अब्बा के बेतकल्लुफ़ हम उम्र दोस्तों में से थे। मुझसे उन्हें बचपन से बेहद लगाव था। मैं उन्हें रशीद चचा कहा करती थी। वो मुझे बहुत छेड़ा करते थे। बड़े ही जिंदा दिल और खुश तबीयत इंसान थे, लेकिन मेरी ज़रा सी बात भी वो बड़ी खुशी और गरूर से मानते थे। उनकी ज़िंदगी हमेशा एकाकी और तन्हा बिल्कुल गुजरी। वालिदैन अर्थात माता पिता ने बचपन में ज़बरदस्ती शादी करा दी। 2-3 बच्चे हुए। फिर जो बीवी से अलहदगी हुई, मिलाप नामुमकिन हो गया। रिश्तेदारों से दूर हम लोगों के सिवाय कोई हमदर्द गरीब का ना था। भैया को और मुझे बहुत ही चाहते थे। मुझे भी वो बहुत अच्छे लगते थे। अब्बा तो कभी लाड़ प्यार करते नहीं थे। रशीद की मोहब्बत एक नेमत मालूम होती थी। वो चंद रोज़ के लिए आया जाया करते थे तो उनके आंसू आ जाया करते थे। उन्हें आए हुए कई रोज़ हो गए थे। उन्हें मुझसे बहुत सी बातें करनी थी और बजाय घर में बैठने के कहीं बाहर कार में जाएं। सुबह ही सुबह जो बहादुर मेरे कमरे में आए तो मैंने पूछा, रशीद कहाँ है? बहादुर ने शरारत से अपनी जेब में झांका, दूसरी जेब में हाथ डाला, फिर हसरत से मुंह बनाकर हाथ और सर हिलाया, गोया कहता हो नहीं मिलते, खो गए। बताओ कहाँ हैं? मैंने हंसी को रोकते हुए कहा। पहले तो ये बताइए कि आजकल आप हमको पढ़ाती क्यों नहीं हैं? बहादुर ने कमर पर हाथ रखकर पूछा। नहीं पढ़ाती, पहले बताओ। नहीं बताते, पहले पढ़ाओ, उसने फौरन कहा। उसकी कमीनी आदत से वाकिफ़ हूँ, इसलिए नरमी से कहा, पढ़ा दूंगी भाई, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो फिर मैं भी बता दूंगा, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, उसने मेरा पर जोर देते हुए कहा और जाने लगा। ठहरो बहादुर, वो मुड़ गया। बात यह है भाई, मुझे मेरे सर में दर्द है, इसीलिए आज तो नहीं, हाँ कल पढ़ाऊंगी। बात यह है भाई कि मुझे मेरे सर में दर्द है, इसलिए आज तो नहीं, कल पढ़ा दूंगी, वो नकल उतार कर बोला। वो बिल्कुल जाने वाला था। अच्छा बैठो, मैंने कहा, और वो मेरे सामने पालथी मारकर बैठ गया। और किताब? मैंने पूछा। और ये आपके रशीद चचा? उसने लफ्ज़ चचा को बिगाड़ कर बिल्कुल बेतुकेपन से कहा। ज़रा मोटर तेज़ करो, बस घिघी बन जाती है। अरे रे रे, इतनी तेज क्यों हाँकता है? बहादुर ने मस्खरी सूरत बनाकर रशीद की नकल करते हुए कहा। नहीं पढ़ना तो निकलो मेरे कमरे से, चलो मैं नहीं पढ़ाती। ए लो, बिगड़ गई, बुज़दिल नहीं है तुम्हारे रशीद चचा? उसने फिर लफ्ज़ चचा को जोर देकर कहा। मेरे तन बदन में आग लग गई, मगर कुछ कहते न बना। बहादुर भागो यहाँ से, मेरा दिमाग न चाटो, मैंने आजिज़ आकर कहा। आज वो, उसने परवाह न करते हुए कहा, फिर रुक गया। क्या? मैंने पूछा। कुछ नहीं, आपके तो सर में दर्द है। जाने के लिए उठा। तुम रशीद के लिए क्या कह रहे थे? मैंने अपने शौक़ को छुपाते हुए कहा। हाँ, अब उनका जिक्र है तो जल्दी जल्दी पूछ रही हैं, नहीं बताते, जाइए। वो दरवाजे की तरफ चला, फिर बोला, आज जब वो बरामदे में खड़े थे तो मैंने उन्हें गौर से देखा। कैसे उखड़े उखड़े लग रहे थे, बूढ़े हो गए, मगर सुना है शादी के बड़े शौकीन हैं। मैं खिसियानी हो गई। रशीद 6 साल से मुझसे शादी करने के लिए प्रयासरत थे। मैंने सोचा, वो दरवाजे के पास जाकर बोला। मैंने सोचा भाई कैसी बदकिस्मत वो लड़की होगी जिससे इनकी शादी होगी। अब पैमाना छलक गया। मैंने रो कर मेज़ पर से उठकर हुक्म दिया, निकलो बहादुर मेरे कमरे से। वो चला गया, लेकिन फौरन वापस आकर कहा, और हाँ, वो फाटक के पास खड़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा था। चलती हैं आप, या जाके कह दूँ नहीं आ सकती, सर में दर्द है। फिर वो चला गया। क्या बताऊँ मेरा किस कदर दिल जला। रशीद ने मुझे बुलाने को भेजा और यहाँ बातें बनाने आ गया। मैं आ रही हूँ, मैंने कोट पहनते हुए कहा। मैं तो कह देता हूँ तबीयत ठीक नहीं, बुखार आ रहा है। वो मुस्कराता हुआ तेज़ी से चला गया। नहीं, मैंने डांटा और जल्दी से मफलर लपेटती हुई उसके पीछे चली। तेज़ आइए वरना फिर नहीं ले जाएंगे, उसने मेरी जल्दी देखकर ताना दिया। रशीद जल्दी से टोपी घुमाते आगे बढ़े। लीजिए, सरकार आ गई, उसने फतह मंदाना बुलंद आवाज़ से कहा। कहती थी नहीं जाऊंगी, सर में दर्द है। मैंने कहा चलिए भाई, सैर को चलिए तो सब ठीक हो जाएगा।
उसने मक्कारी का वार करते हुए कहा। रशीद का चेहरा चमक उठा और वो जैसे कि उसे आदत है मेरी नब्ज़ टटोलने लगा। मैंने जलकर कहा और कार में बैठ गई। बहादुर ड्राइविंग करने लगा। इतनी तेज़ी से मोटर स्टार्ट की, मालूम हुआ कि भूचाल आ गया और खंबे से मोटर ज़रा ही बचकर निकली। अरे, रशीद ने आंखें फाड़कर कहा, ठीक से नहीं हाँकता। सामने लगे हुए शीशे में मैंने बहादुर की हंसी रोकने की नाकाम कोशिश का मुताला किया और मैं जल गई। रशीद से कितनी मर्तबा कहा कि भाई ये हाँकना कहाँ का लफ्ज़ है, कोई मोटर ना हुई तांगा या छकड़ा हो गया जो हाँका जाए। वो फ़ौरन खुशमिजाजी से कहते, मेरा मतलब चलाने से है, मुझे उनकी कुछ कुछ बातों से नफ़रत है। बातों में ख्याल भी न रहा कि बहादुर ने मोटर खड्डों और नाली वाली सड़क पर ले जाकर डाल दी। ऐसे की बात करना तक दुश्वार हो गया। जोड़ जोड़ हिल गया। अबे इधर कहाँ ले आया? रशीद गुर्रा है। अरे तो आपने रोका भी तो नहीं, उसने उल्टा इल्ज़ाम दिया। खैर आगे सीधी सड़क है। मोटर फिर लुढ़कने लगी। 4 मील गए मगर सीधी सड़क का खाक पता नहीं। रशीद के मुंह से बात न निकल रही थी, मुझे भी सिर्फ हंसी आ रही थी। अरे ओ भाई, तेरी वो सीधी सड़क किधर है? रशीद ने पूछा। भूल गया, ये सड़क तो 18 मील तक खड़खड़िया ही चली गई है। क्या मोड़ूं? और नहीं तो क्या मार डालेगा? रशीद भन्नाए। यार तुम तो बस वही हो, ले दे के जोड़ हिला डाला। रशीद ने अपना सर मेरे सर से टकराने से बचाकर कहा। सर क्या खाक होती, सारे रास्ते तोतों की तरह अड्डे पर पंजे जमाए बैठे रहे। सर फूट जाने का डर अलग। सीटों पर उचकते उचकते थक गए। मालूम हुआ सैर नहीं बल्कि कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। बहादुर ने फतह मंदाना मुस्कुराहट से मुझे देखा, जैसे कहता हो, देखा कैसी सैर कराई। शाम को कहाँ चलिएगा? 5 बजे मोटर निकाल लूँ? उसने तड़ाक से खिड़की बंद करते हुए पूछा। अबे हट, हम क्या मरने के लिए तेरी मोटर में जाएंगे? रशीद ने डांटा। रशीद हमेशा बहादुर से बदतमीजी से बोलते हैं। उन्हें बड़ी शिकायत है कि नौकर होकर ज़रा भी मुहज़्ज़ब अर्थात शिष्ट नहीं है। अब्बा ने सर चढ़ा रखा है, बेहुदा है, किसी दिन ठीक कर दिया जाएगा। मगर बहादुर खाक न सुनता, बल्कि सिर्फ शरारत से मुस्कुराकर और भी मजाक उड़ाने पर तुल जाता। रशीद को मेरा इतना ख्याल रहता था कि अगर ज़रा सी चीज़ खरीदते तो 100 मरतबा मेरी राय लेते। उनकी कोठी और फर्नीचर मेरी ख़ास पसंद का था। मोटर हमने खुद जाकर दिल्ली से खरीदी, जिस पर खूबसूरत हल्के अर्थात वृत्त में मोनोग्राम बनवाया था। हर चीज़ पर मेरा मोनोग्राम था। सारे नौकर मेरी पसंद से रखे जाते और निकाले जाते थे। रशीद के कपड़े और मुख्तलिफ अन्य चीज़ें अमूमन मेरे पसंदीदा रंग के होते। उन्होंने कभी मेरी मुखालफत न की। जब मैं छोटी सी थी तभी से वो मुझसे डरते थे, मुझे छेड़ते और जब मैं खफा हो जाती तो बेचैन हो जाते। उन्हें इसमें ही मज़ा आता था। मुझे अब तक उनसे रूठ जाने की आदत है। एक दफ़ा उन्होंने मजाक ही मजाक में जरी चांदी की चूड़ी मछलियों वाले हौज में फेंक दी। मैं 10-12 की ढोंग मचल गई। बेचारे फौरन कोट उतार कर पानी में उतर गए। जब तक याद है कि वो कितने अच्छे मालूम हो रहे थे। सब अर्थात हरी काई उनकी टाई और बालों में बेतरह उलझ गई थी और सारे जिस्म पर सड़ी गली पत्तियां चिपकी हुई थीं। उन्हें तकलीफ पहुंचाकर मेरे दिल में गुदगुदी सी होती थी। मुझे बड़ा फ़क्र था कि ऐसा रौबीला और ताकतवर इंसान मेरे सामने भीगी बिल्ली बन जाता था। भैया का तो दम निकलता था, मगर मैं बहुत दिलेर थी। ज़रा सी बात पर उन्हें बातें सुनाकर रख देती, वो उल्टे खुश होते। मुझे टाइफाइड हुआ था। रशीद ने अपने पेशे की सारी तरकीबें मुझे मोटा करने में सर्फ कर दी। इतने टॉनिक पिलाए कि मैं फूल कर कुप्पा हो गई और बहादुर और भैया मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर खा गए। डॉक्टर भैया को बहुत चाहते थे, मगर भैया बेवकूफ़ उनसे खिंचे खिंचे रहते। रशीद और रशीद की सारी चीज़ें मेरे आने की मुंतज़िर थीं। कितने ही नए सेट खरीदे, कितने ही मोटर मैंने मोनोग्राम से सजाए गए, मगर मुझे वहाँ कभी पहुँचना नसीब न हुआ। अब्बा से जब रिश्ते का तकाजा करते तो वो कोई न कोई बहाना बना देते।
रशीद एक नए आतिशदान का नक्शा ज़मीन पर खींचकर मुझे बताते कि सामने से एक मरखनी सी गाय दुम उठाए दौड़ती हुई सीधी हमारी तरफ लपकी। बुंदू पीछे डंडा लेकर दौड़ा। शोरगुल सुनकर बहादुर भी अपनी कोठरी से झांका। न जाने क्या सोचकर एक छोटी सी लड़की लेकर ऐसे गाय को हमारी तरफ हाँका कर लाया कि वो फाटक छोड़ने के बजाय हमारी तरफ आ गई। गाय, बैल और बिच्छू, 3 चीज़ों से मेरा दम निकलता है। अरे इधर मत हाँक बहादुर, रशीद डरकर डांटने लगे। लफ्ज़ हाँक पर बहादुर हंसी से लोटपोट होने लगा। अगर हम मुंडेरों पर न चढ़ जाते तो यकीनन गाय हमारा आटा कर देती। बहादुर मुझे गलत अंदाज से छेड़ता हुआ गाय के पीछे भागा चला गया। अगर रशीद को बहादुर की मक्कारियों का ज़रा भी पता चल जाता तो वो हंगामा कर देते। वो उसे सिर्फ एक बेवकूफ़ गधा समझते थे। इस दफ़ा रशीद कुछ ऐसे पीछे पड़े कि अब्बा शादी पर राजी हो गए और रशीद दिन भर सामान खरीदते फिरते और खाला जान भी इंतज़ाम में मदद देने के लिए आ गईं। अम्मा के बाद वही थी जो हमारी करीबी रिश्तेदार थीं। बहादुर खामोश हमें दिन भर मोटर में लादे फिरता रहा। रशीद छुट्टी लेकर आ गए थे और मुझे हफ्तों बहादुर से बात करने के लिए वक्त भी न मिलता था। बहादुर की बदमिजाजी बढ़ती जाती थी। वो मुझसे बिल्कुल बात न करता था और अगर करता था तो तुरशी से, बात बात पर हर एक से उलझ पड़ता। यहाँ तक कि अब्बा ने जो कुछ कहा तो गुर्रा कर उन्हें घूरने लगा। अब्बा में ग़ज़ब का तहम्मुल अर्थात संयम है, दूसरे वो उसे चाहते भी बहुत हैं। बिल्कुल चुप रह गया। मुझे बहादुर को देखकर दुख होता। भैया के चले जाने के बाद सहेली कहो, भाई कहो या नौकर, सब कुछ ये बहादुर ही था। रशीद बेशक मेरा लाड करते थे, मगर बहादुर और ही था, मेरा बचपन का साथी, और अब वो मुझसे बात तक करना पसंद न करता था। वो पहले से ज़्यादा जर्द और दुबला हो गया था। मुझे यकीन था कि बहादुर मुझसे खफा है। ये रशीद तो न थे कि अगर कभी खफा हो भी जाएं तो उनका बेहतर इलाज यही है कि खुद खफा हो जाऊं। बस वो फ़ौरन उल्टी खुशामद शुरू कर देते थे। यहाँ बहादुर का सवाल था जो सिर्फ खुशामद कराने का आदी था। रशीद एक दुकान पर सूट का ऑर्डर देने के लिए उतरे। मैंने बहादुर से पूछा कि तुम्हारी थूथनी क्यों सूजी हुई है। कोई और वक्त होता तो बहादुर ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता कि मैं अपना सा मुंह लेकर रह जाती, लेकिन वो सिर्फ ज़बरदस्ती हंसने लगा। कभी दिमाग दुरुस्त ही नहीं होता, जब देखो तब मुंह डबल रोटी हो रहा है। आखिर कोई वजह भी तो हो, मैंने नरमी से पूछा। मैं किस बात पर गुस्सा करूँगा भला। मैं एक फटा हुआ नौकर और किसी से गुस्सा हो जाऊँ तो फिर रोटी कहाँ मिलेगी। वो दुखी होकर मुझसे दूर देखने लगा। नहीं, तुम बदल ही गए हो। रशीद आ गए और हम वापस आए। मेरा दिल बहादुर से खुलकर बातें करना चाहता था, लिहाजा मैंने उसे बुलाया। बहादुर, ज़रा मेरी साड़ी पर इस्त्री कर दो। लीजिए, ये कोई मेरा काम है, नत्था को भेजे देता हूँ। वो मुड़ा। नहीं, वो ठीक नहीं करता, दूसरे वो मेरी इस्त्री तोड़ देगा। अच्छा लाइए, मुझे साड़ियाँ और इस्त्री दीजिए, मैं कर लाऊंगा। मेरे कमरे में ही बड़ी मेज़ पर कर लो, मैं तुम्हें अपनी बिजली की इस्त्री तोड़ने के लिए ना दूंगी। तो फिर करवा लीजिए किसी और से। उसने सूखा मुंह बनाकर कहा। इधर आओ, मैंने डांट कर कहा। वो करीब आया। चलो, मैंने उसका कान पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले जाकर कहा। साड़ियाँ निकालो और सीधी तरह इस्त्री करो। वो मुस्कुराने लगा। उसका पतला सा जर्द चेहरा खून की गर्मी से बादामी हो गया और आंखें भीग गईं। खुश था। संदूक में से साड़ियाँ निकालकर वो इस्त्री करने लगा। मैं खिड़की के करीब स्टूल पर बैठ गई। उसके बड़े बड़े खुरदरे बालोंदार हाथ, चमकती हुई इस्त्री और रंग बिरंगी साड़ियाँ मेरे लिए खेल बन गईं। बड़ी बड़ी स्याह आँखों में एक नई जान पैदा हो गई थी। स्त्री के साथ साथ उसकी चमकती आँखें आगे पीछे दौड़ रही थीं। उसने अपनी गुदाज जेरी लब अर्थात मांसल निचले होठ को दांतों से दबा रखा था, जैसे ही सख्त मसरूफियत और काम के वक्त दबा लेते हैं। कफ बेतुकेपन से उसकी आस्तीनों में झूल रहे थे। अब्बा के चौड़े चकले दामन की कमीज और भैया की ढीली ढाली पतलून में वो एक तिनका सा मालूम हो रहा था। गिरेबान के तमाम बटन टूट गए थे।
और उसका सीना बहुत सा खुला हुआ था, जिस पर पसलियों का जाल बखूबी नजर आ रहा था। उसके बेरौनक कत्थई बाल बेतरतीब गुच्छों की सूरत में उसकी क्लांत मगर बुलंद और ज़हीन पेशानी पर बिखरे हुए थे। मैं उसे लगातार गौर से देख रही थी। मेरा दिल दुख गया। आह, बेरहम ज़माने ने इसे एक जलीलो ख्वार खिदमतगार बना दिया, वरना वो जहानत अर्थात समझदारी और अक्लमंदी का मुजस्समा मालूम हो रहा था। न जाने कितने बुलंद दिमाग सिर्फ गरीबी के हाथों कुचल कर खाके राह से बदतरीन हो जाते हैं। अगर इसे आला तरीन तालीम दी जाती और इसके पास रुपया होता तो कितनी शानदार हस्ती बन जाता। वो एक जलील नौकर था जिसने बचपन से ही अपनी ही जिन्स अर्थात नस्ल की दिलो जान से खिदमत की थी, लेकिन फिर भी कोई बात थी कि वो नुमाया हस्ती मालूम होती थी। जिंदगी के हर मामूली से मामूली और बड़े से बड़े काम में वो एक काबिल तारीफ अक्लमंदी का सबूत दिया करता था। मैं उसे तन्मयता के आलम में तक रही थी। उसने कई दफ़ा उचटती हुई नज़र मेरी तरफ डाली और मुझे अपनी तरफ घूरते हुए देखकर वो बेइख्तियार एक मजलूम मुस्कुराहट में डूब गया। उसने स्याह बारीक साड़ी की 4 तहें कह करके मेज़ पर फैला दी और स्त्री स्याह बादलों में बिजली की तरह तेजी से कौंधने लगी। एक जादू था जिसने बेखुद अर्थात आत्मविस्मृत कर दिया। कोई सख्त सी चीज़ मेरे गले में बार बार अटकती हुई सी लगी और आंखें धुंधली सी हो गईं। मैं खड़ी हो गई। बहादुर का हाथ रुक गया और उसने मुझे एक लम्हे को बेमानी नज़रों से देखा, लेकिन यकायक जज्बात के हुजूम और ख़यालात की खामोश घटाएं उसकी आंखों में छा गईं। मैं आहिस्ता से उसके करीब जा खड़ी हुई। वो परेशान हो गया। चेहरा किसी नाकाबिले बयान तकलीफ से तमतमा उठा। उसके होंठ खून की ज़्यादती की वजह से अंगारा हो गए। ऐसा मालूम होता था जैसे फट जाएंगे। उसके हाथों में एक लर्जिश अर्थात कपकपी थी जिसे वो झुंझला झुंझला कर छुपाने की कोशिश कर रहा था। तुम ना बताओगे? मैंने उसकी स्त्री वाले हाथ पर हाथ रखकर कहा। वो मजबूती से स्त्री पकड़े रहा और मेरा हाथ उसके हाथ को जो कांप रहा था। उसने आहिस्ता से डरते डरते मेरी तरफ देखा और इस मर्तबा ऐसे कि दोबारा किसी सवाल की ज़रूरत न रही। मैंने स्त्री लेकर उसके हाथ से रख दी। वो दोनों हाथों से गिरेबान बंद करने लगा। परेशानी के अलावा वो और कुछ भी छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी पलकें बोझिल होकर लरज रही थीं और उसके होंठ एक सुबकी में मचल जाने को तैयार थे। बोलती क्यों नहीं? मैंने नरमी से करीब होकर पूछा। मैं क्या बोलूं? वो लफ्ज़ चबाने लगा। तुम रंजीदा नहीं रहते हो? मैंने सवाल किया। मुझे मालूम नहीं, उसने परेशानी से चारों तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें नहीं मालूम? झूठे? मैंने लफ्ज़ जमाकर कहा। सच। उसने सर हिलाकर अपने झूठ का और भी पुख्ता सबूत दिया। मैं धोखे में थी। मैं समझती थी तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो। मैंने सब कुछ समझकर कहा और कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें पुकार पुकार कर कह रही थीं, बनो मत, तुम खूब समझती हो। मगर वो चुप था। वो थोड़ी देर खड़ा गैर मुतमईन अर्थात असंतुष्ट नज़रों से मुझे घूरता रहा। उसने चाहा कि बाहर चला जाए, लेकिन फिर एकदम उसका वही गुस्सा और जुनून एक ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा। वो तेजी से मेरी तरफ झपटा और मेरे इतने करीब आकर रुका कि मैं समझी वो ज़रूर मेरे ऊपर गिर पड़ेगा। आप समझती हैं, आप खेल रही हैं मुझ गरीब से, आप खेल रही हैं, आप जानती हैं। वह झुंझलाकर अपने होंठ चबाने लगा। आंसू बेइख्तियार बगावत पर आमादा हो गए। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो खामोश मेरी तरफ थोड़ी देर देखता रहा। खामोश अफसानों की मोटी जिल्दें मेरे सामने खुल गईं। बहादुर, मैंने कहा, और वो मेरे करीब गिर पड़ा। अपना सर मेरी गोद में रख दिया। बड़ी देर तक वो गहरी सुबकियां लेता रहा। तुम्हें रंजीदा देखकर मेरा दिल दुखता है बहादुर, मैंने उसके सर को सहारा देकर कहा। तो न देखा कीजिए मेरी तरफ, उसने गुरूर से कहा। न देखा करूं तुम्हारी तरफ?
मैंने जैसे खुद से कहा, हाँ क्या फ़ायदा? क्या हर काम इंसान फ़ायदे के ख्याल से ही करता है? हाँ, और जो नहीं करता वो दुख उठाता है। क्या दुख बड़े कठिन होते हैं? हाँ, एक भूखे नंगे खिदमतगार के लिए, उसने उंगलियां चटकाकर कहा। और जो भूखे नंगे खिदमतगार नहीं होते हैं, उन्हें क्या दुख नहीं होता? क्या उनको भी दुख होता है? वो उम्मीद भरी आवाज़ में बोला और सीधा होकर बैठ गया। हाँ, क्या वो भी अपनी टूटी हुई कोठरी, नहीं, मेरा मतलब है साफ सुथरे कमरे में छुपकर रोया करते हैं? उसकी आंखें चमक रही थीं। हाँ, और क्या वो भी एक अमीर और ताकतवर इंसान को देखकर, वो कि जब वो उसको देखते हैं घंटों जला करते हैं? उसने चबा चबा कर बेतरतीबी से कहा। कौन से ताकतवर इंसान को? रशीद को, मैंने शरारत से कहा। हाँ, और वो शर्मिंदा होकर जोर से हंसा। तुम ताकतवर इंसान की यही तो पहचान नहीं कि वो मोटा और बहुत सा रुपया रखता हो, बल्कि कई और हैं। मैं अल्फाज ढूंढने लगी। बल्कि, उसने इश्तियाक अर्थात उत्सुकता से पूछा। तुम बेवकूफ़ हो, मैंने उसको दूर धकेल कर कहा। आका और खादिम का रिश्ता कब का टूट चुका था। उसके बाद चंद दिन कैसे गुजरे शायद उनको बयान करने की ज़रूरत नहीं। बस इतना कहना काफ़ी है कि मुसलसल नाराज़गियाँ और ख़ुदकुशी की धमकियाँ चली और आंसुओं की नहरें बह गईं। अब्बा उतने ही संजीदा और खामोश रहे। रशीद की नई कार पर मेरे मोनोग्राम की जगह एक काला पट्टा नज़र आने लगा है। उन्हें अब छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती। मैं कॉलेज बराबर जाती हूँ। बहादुर वक्त पर मोटर अब भी नहीं लाता, हमेशा जल्दी लाता है। तो यह थी कहानी खिदमतगार। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।